अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है बहुत ही डिमांडिंग था आप लोगों के साथ मुसलसल इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि टू फेज मेथड और एम मेथड को जो है मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में दोनों मेथड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोगों को फ़र्क पता चल जाएगा कि दोनों में फ़र्क क्या है और क्या सिमिलरिटीज़ हैं। ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी तो आपको मेथड भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेथड भी मैं इसी वीडियो के अंदर ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। मैं पहली बात तो एक लीनियर प्रोग्राम लेते हैं और इसके अंदर मैं लीनियर प्रोग्राम जो लेता हूँ मैक्सिमाइज का ले लेता हूँ। ठीक है, मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू x1। अच्छा, मैं इसके अंदर कोफिशिएंट जो है ना बहुत सिंपल से ले रहा हूँ ताकि हमें जो फोकस है कैलकुलेशन पे ना रहे, मेथड समझने पे रहे। तो कोफिशिएंट बहुत सिंपल सिंपल से लेता हूँ, ज़्यादातर मैं कोफिशिएंट 1 ले लेता हूँ। ठीक है, x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जस्ट ए मिनट में इस काम करता हूँ कि इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। ठीक है, x1 और यहाँ पे हम ले लेते हैं x1 इज इक्वल्स टू 3। या चले मैं इसको प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 3। ये प्रॉब्लम ली है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, दोनों मेथड्स में सॉल्व करूंगा। और पहले तो जो प्रोसीजर इनिशियल प्रोसीजर जो है वो दोनों में सेम ही होता है दोनों मेथड्स का, चाहे हम टू फेज यूज़ करें या एम टेक्निक यूज़ करें। करना क्या होगा कि पहले तो हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा इन सबको। तो ये आपके पास मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स। अच्छा, ये बन जाएगा x1 प्लस x2 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा हुआ है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, इसमें से एक वेरिएबल में माइनस करूंगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2। x3 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस करने के लिए। और x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 3। और ये ऑलरेडी इक्वेशन की फॉर्म में है तो इसको हमें कुछ नहीं करेंगे। तो ये हमने क्या किया कि तमाम इक्वेशंस को, तमाम इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद सिंपलेक्स मेथड की दूसरी रिक्वायरमेंट, सिंपलेक्स मेथड की रिक्वायरमेंट क्या होती है, यहाँ सब सिंपलेक्स मेथड हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन सिंपलेक्स मेथड की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हर इक्वेशन के अंदर उसको एक बेसिक वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास पहली इक्वेशन के अंदर बेसिक वेरिएबल क्या बन सकता है, इसमें x1 बेसिक नहीं बन सकता क्योंकि बेसिक वेरिएबल की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उसका कोफिशिएंट 1 हो। बेटा आप लोग वीडियो देख लीजिएगा बेसिक वेरिएबल की, राइट। तो बेसिक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बेसिक वेरिएबल्स इन सिंपलेक्स मेथड। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल मस्ट बी 1। ठीक है, और जिस इक्वेशन का बेसिक वेरिएबल ले रहे हैं उस इक्वेशन में उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पहली इक्वेशन के अंदर x1 का कोफिशिएंट 1 आ रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है, जीरो, कोफिशिएंट वुड बी 0 इन ऑल अदर इक्वेशंस, कोफिशिएंट मस्ट बी 0 इन अदर इक्वेशंस। बाकी इक्वेशन में 0 होना चाहिए। तो x1 का कोफिशिएंट बाकी दूसरी इक्वेशन में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए x1 को बेसिक वेरिएबल नहीं ले सकते इसी इक्वेशन का। ठीक है, अच्छा, और बेसिक वेरिएबल मस्ट बी फाउंड इन एवरी इक्वेशन, हर इक्वेशन में होना चाहिए। ये भी एक है, बेसिक वेरिएबल आपके हर इक्वेशन में होना चाहिए। इन एवरी इक्वेशन, हर इक्वेशन में होना चाहिए। तो पहली इक्वेशन के अंदर बेसिक वेरिएबल नहीं मिल रहा, x1 नहीं है बेसिक, x2 भी बेसिक नहीं बन सकता,
x3 बेसिक नहीं बन सकता क्योंकि x3 क्वेश्चन क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, राइट। अच्छा, इसके बाद जो है दूसरी इक्वेशन के अंदर x1 बेसिक नहीं बन सकता, x2 बेसिक नहीं बन सकता, तो मतलब बेसिक वेरिएबल इन दोनों इक्वेशन में कहीं मौजूद ही नहीं है। तो मुझे इसका मतलब हुआ बेसिक वेरिएबल अपने पास से क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अब क्या प्रोसेस होगा क्रिएशन करने का बेसिक वेरिएबल्स की? मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2, और ये क्या बन जाएगा इसमें, x1 प्लस x2 माइनस x3 प्लस, इधर मैं आर्टिफिशियल वेरिएबल अपने पास से एक डालूंगा, तो इसको बुक में जो है ना R1 से नोट किया गया, तो मैं भी R1 ही ले लेता हूँ। R1 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 प्लस 2x2 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 3, और सारे वेरिएबल्स x1 कॉमा x2 कॉमा R1 कॉमा R2 और ये x3 और ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा यहाँ तक पहुँच गए, हमने इसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दिए। अब यहाँ से जो है ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आई है बेटा, और ये प्रॉब्लम, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि इसमें R1 और R2 मैंने ज़बरदस्ती के ऐड की हैं, और R1 R2 की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी एज सच, इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये हमारे मेथड की रिक्वायरमेंट थी, इसमें R1 R2 मैंने ऐड किया है। तो मुझे इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, मतलब इसका मुझे कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा R1 और R2 ऐड करने की वजह से जो फ़र्क पड़ा है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, इन दोनों प्रॉब्लम्स को इक्वल बनाने के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, एक होती है एम टेक्निक और एक होती है टू फेस टेक्निक। एम टेक्निक में क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो अगर मैं एम टेक्निक यूज कर रहा हूँ तो मैं ऑब्जेक्टिव में इसके अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज का है ना बेटा, तो मुझे R1 और R2 की वैल्यू को जीरो बनाना है। अगर ये दोनों सिस्टम कब इक्वल होंगे आपस में, जब R1 और R2 की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव में R1 और R2 इनको माइनस करवा देंगे। तो माइनस करवाने से क्या हुआ कि अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या करेगा, x1 को मैक्सिमाइज करेगा, x2 को मैक्सिमाइज करेगा, लेकिन R1 को मिनिमाइज करेगा और R2 को भी मिनिमाइज करेगा। लेकिन अभी क्योंकि हमने माइनस कुछ R1 का कोफिशिएंट 1 रखा हुआ है, तो वो x2 को ज़्यादा बेहतर तरीके से पहले मैक्सिमाइज करेगा, बाद में इसका नंबर आएगा R1 का। लेकिन हम तो चाहते हैं कि पहले दोनों सिस्टम आपस में इक्वल बन जाए, इस सिस्टम को सॉल्व करूं तो मैं इस सिस्टम तक पहुंच जाऊं। तो मतलब तो मैं ये क्या करूंगा, इसके अंदर इसका कोफिशिएंट जो है ना ज़्यादा लार्ज नंबर रखूंगा, ठीक है। इसका कोफिशिएंट मैं m रख दूंगा, कैपिटल M। M इज अ सफिशिएंटली लार्ज नंबर वेयर M is sufficiently large number। अब M sufficiently large number है, इसका मतलब ये हुआ कि M की वैल्यू जो है आपको लार्ज रखनी है। तो ये तो M लेके भी चल सकते हैं, लेकिन जनरली हम इसकी वैल्यू 100 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि 100 इन सब नंबर से बड़ा है इस मैट्रिक्स के। तो M is equals to we take usually M is equals to 100। 100 ले लेते हैं, 100 एनफ है। वैसे 50 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, बेटा आंसर तो आ जाएगा इससे। तो ये एम टेक्निक में क्या हुआ कि हमने इस प्रॉब्लम के अंदर कुछ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किए थे, उनका जो पेनल्टी के तौर पे हमने, मतलब उसके सेक्रीफाइस के तौर पे हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से -M R1 और -M R2 करवाया। याद रखिए, मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम में -M करवाया था, अगर ये मिनिमाइज की प्रॉब्लम होती तो यहाँ प्लस करवाता मैं, क्योंकि मैक्सिमाइज में अगर नेगेटिव नंबर को मैक्सिमाइज करते हैं, इसका मतलब है कि अगर हम किसी वेरिएबल विद नेगेटिव कोफिशिएंट को मैक्सिमाइज करेंगे, इसका मतलब वो एक्चुअल वेरिएबल क्या होगा, मिनिमाइज होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज के अंदर लिखा हुआ है x1 x2, इसका मतलब x1 x2 तो मैक्सिमाइज हो रहे हैं, लेकिन R1 और R2 क्या होंगे, मिनिमाइज होंगे, क्योंकि कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं बेटा, नेगेटिव आ रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ लेना है कि ये मैंने क्या फॉर्मुलेट किया है, ये एम टेक्निक से इस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर टू फेस टेक्निक यूज करूँ, ये एम टेक्निक से फॉर्मुलेट किया है, ठीक है। अच्छा, अब टू फेस टेक्निक से इसी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करता हूँ।
तो ये प्रॉब्लम मैं टू फेज टेक्निक से फॉर्मुलेट करूंगा। तो इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास तो वही रहेगा, मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू x1 + 2x2, और ये कंस्टेंट्स x1 + x2 - x3 इज इक्वल्स टू 2, और x1 + 2x2 इज इक्वल्स टू 3, और x1 x2 x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, सॉरी, इसके अंदर जो है हम वो भी तो ऐड करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, प्लस R1 इज इक्वल टू बना देंगे। ये एक स्टेप वैसे ही है जो दोनों में था, दोनों मेथड का सेम ही है। लेकिन अब इसके सेक्रीफाइस की सूरत में हम क्या करेंगे कि -MR1 -MR2 करने के बजाय हम इसके अंदर एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन डाल देंगे, मिनिमाइज W इज इक्वल टू, और W किसके यहाँ पर होगा, R1 + R2। इसके अंदर कोएफिशिएंट हम 1 रख देंगे क्योंकि ये नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना दिया। तो ये आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें ऐड कर दिया है। तो हम टू फेज टेक्निक में जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये किस में टेक्निक में यूज होता है, टू फेज टेक्निक। ठीक है बेटा, ये टू फेज टेक्निक में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और एम टेक्निक में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। राइट, अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो बेटा अब हम एम टेक्निक को सॉल्व करते हैं। पहले एम टेक्निक के लिहाज से देखते हैं क्या बनती है क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या करें, एम की वैल्यू 100 ले लेते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज टेक एम इज इक्वल टू 100। तो ये बन जाएगा मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू x1 + 2x2 - 100 R1 -100 R2, और सब्जेक्ट टू x1 + x2 - x3 + R1 = 2, और x1 + 2x2 + R2 = 3, x1, x2, R1 x3, R1, R2 > 0। अच्छा, अब बेटा मसला ये पड़ गया कि बेसिक वेरिएबल R1 R2 बन तो जाएंगे, इन कोफिशिएंट तो 1 है बेटा, ठीक है। R1 का कोफिशिएंट 1 है, R2 का कोफिशिएंट भी 1 है, तो इसको बेसिक बना सकते हैं। और बस जीरो इन ऑल अदर इक्वेशंस। लेकिन एक इक्वेशन जो ऊपर रह गई है, Z इक्वेशन, इसके अंदर R1 भी मौजूद है, R2 भी मौजूद है। तो बेसिक वेरिएबल के लिए तो इसमें भी नहीं होना चाहिए कोएफिशिएंट को। तो यहाँ से भी हमें रिमूव करना है R1 और R2 को। लेकिन ये रिमूवल आसान है, ये आप परफॉर्म करवा सकते हो मैनुअली। तो यहाँ से हम कैसे रिमूवल परफॉर्म करेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन से R1 की वैल्यू निकालें। R1 की वैल्यू क्या है कि 2 - x1 - x2 + x3, ये बनेगी R1 की वैल्यू। और यहाँ से वैल्यू आएगी R2 की। R2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 3 - x1 - 2x2, ये क्वेश्चन आएगी R2 की। ये दोनों R1 और R2 की वैल्यूज हम ऊपर प्लेस करते हैं Z के अंदर। तो इससे ये होगा, जब वैल्यू प्लेस कर देंगे तो R1 और R2 Z इक्वेशन में से निकल जाएंगे। तो हमें Z इक्वेशन में भी R1 और R2 नहीं चाहिए, यहाँ पे आए हुए हैं ना, तो इनको हमें रिमूव करना पड़ेगा। ये पहला काम होता है जो ज़रूरी होता है, इसके बगैर हम सिंपलेक्स मेथड स्टार्ट नहीं कर सकते। तो बेटा इसमें R1 और R2 की वैल्यूज रख दें, तो क्या बन जाएगा ये, मैं यहीं पे कहता हूँ वैल्यू, x1 + 2x2 -100 R1 की वैल्यू रखो 2 - x1 - x2 + x3, ठीक है। और उसके बाद माइनस का 100, और ये बन जाएगा आपके पास 3 - x1 - 2x2। इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, तो यू कैन गेट द z फंक्शन। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या बन जाएगा ये, x1 -100 x1, और -100 x प्लस का 100 हो जाएगा ना।
सॉरी यही प्लस का हो जाएगा 100। तो 100 और 100 कितने हो जाएंगे ये? 200। 200 और +1, तो 201x1। ठीक है। और ये 2x2 है, और ये प्लस का 100x2, और प्लस का 200x2। तो ये हो गया 200x2, और ये 100x2। ये बन जाएगा आपके पास 300x2। 300x2 और +2, +302x2। उसके बाद और ये बनेगा आपके पास -200 और -300। अच्छा, x3 भी है ना, x3 को भी लिख लो, माइनस का 100x3, और उसके बाद माइनस का 500 कांस्टेंट नंबर। ये बन जाएगा बेटा आपके पास z कोफिशिएंट। ये z आ गया, इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव बन गया। तो अब इस ऑब्जेक्टिव को मैं अ, हम अच्छा, इसको जो है ना, मैं जब लिखूंगा फाइनल, तो ज़रा शिफ्ट करके लिखूंगा। हम x1 x2 x3 के वेरिएबल्स को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, सिर्फ 500 को नहीं छोड़ दूंगा, बाकी सबको z की तरफ शिफ्ट कर दूंगा, जो कि हम सिंपलेक्स मेथड में कहते आए थे हमेशा। कि सिंपलेक्स मेथड में आखिरी फॉर्म जो होती थी वो इस तरह से लिखी जाती थी: मैक्सिमम z माइनस 201x1 माइनस का 302x2 प्लस का 100x3 इज इक्वल्स टू -500। और बाकी ये जो है आपके पास, बाकी कंस्टेंट भी लिख लेते हैं: x1 प्लस x2 माइनस x3 प्लस r1 इज इक्वल्स टू 2। और दूसरा क्या है? x1 प्लस 2x2 प्लस r2 इज इक्वल्स टू 3। और सारे वेरिएबल जो है x1 x2 x3 r1 r2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा ये काम आपको करना पड़ता है। ये थोड़ा सा मसला है कि आपको जब इस फॉर्म में लाने के बाद ये स्टेप आपको करने पड़ेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, कि आर्टिफिशियल वेरिएबल जितने भी आपने ऐड किए थे उनको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से रिमूव करना होगा। अब जो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है, ऐसे नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना, जिस तरह से हम नॉर्मली करते आ रहे थे। हाँ भाई, इसके अंदर जेड रो आ जाएगी, इसके अंदर मैक्सिमाइज, और जेड रो लिख लें -201 -302 100, और ये 0 0, और ये बी कॉलम 500 माइनस का 500। कांस्टेंट नंबर एक तरफ लिखे हैं सारे। ये कॉलम किसका है? ये x1 का कॉलम है, ये x2 का कॉलम है, ये x3 का कॉलम है, ये r1 का कॉलम है, ये r2 का कॉलम है। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 1 -1 1 0 2। और यहाँ पे कितना आएगा? 1 2 0 0 1 3। और यहाँ पे बेसिक वेरिएबल क्या है इसका? r1 है, इधर बेसिक वेरिएबल क्या है? r2 है। ठीक है, पहली इक्वेशन का बेसिक वेरिएबल r1 है, क्योंकि इसका ऑप्शन 1 है, बाकी सब में 0 है। देखो, कहीं भी नहीं आ रहा। और r2 का ऑप्शन भी 1 है, बाकी सब में 0 है। और इनकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है, मतलब पॉजिटिव आनी जरूरी है बेसिक वेरिएबल की। अगर बेसिक वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो बेसिक नहीं बन सकता, वो बेसिक इनफिजिबल वेरिएबल कहलाता है। ठीक है। तो सिंप्लेक्स मेथड का जो लेक्चर है मेरा, उसके अंदर मैंने सब इसमें डेमोस्ट्रेट किया हुआ है कि बेसिक वेरिएबल हम किसको ले सकते हैं, किसको नहीं ले सकते, क्या क्या कंडीशंस हैं। तो आप लोग सिंप्लेक्स मेथड का लेक्चर देख लीजिएगा। अच्छा, अब देखें इसके अंदर इनकमिंग वेरिएबल किसको लोगे। यहाँ पे मैक्सिमाइज का ऑब्जेक्टिव है, तो मैक्सिमाइज का ऑब्जेक्टिव में जो इनकमिंग वेरिएबल होता है मोस्ट नेगेटिव कोफिशिएंट वाला होता है। तो इसमें 201 है, -302 100। 100 को तो इनकमिंग वेरिएबल नहीं ले सकते क्योंकि मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम है। तो हम नेगेटिव कोफिशिएंट लेते हैं। तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा कोफिशिएंट आ रहा है? ये आ रहा है। तो ये आपके पास इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा, ये इनकमिंग वेरिएबल होगा। और इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे? रेशोज निकालेंगे। तो राइट हैंड रेशोज कैसे निकालते हैं हम? कि राइट हैंड नंबर 2 को डिवाइड करते हैं पॉजिटिव कोफिशिएंट से। यहाँ का पॉजिटिव कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है इस कॉलम का। और ये 3 को डिवाइड करते हैं इसके पॉजिटिव कोफिशिएंट से, 3/2। इसमें देखेंगे मिनिमम रेशो कौन सी आ रही है, इससे मिनिमम रेशो ये आ रही है। ठीक है, ये मिनिमम रेशो आ गई।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पिवट एलिमेंट हो जाएगा आपका। लीविंग वेरिएबल कौन सा होगा? ये लीविंग वेरिएबल होगा। तो अब यहाँ पे ये परफॉर्म करवा देंगे ऑपरेशन हम। हाँ बेटा, अब यहाँ पे इनकमिंग वेरिएबल x2 है, तो x2 इसकी जगह आ जाएगा, तो z r1, और ये जाएगा x2। जैसे सिंपलेक्स मेथड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। अगर किसी को ये समझना है पिवेटिंग वगैरह, तो वो सिंपलेक्स मेथड देख ले कि सिंपलेक्स मेथड में पिवेटिंग कैसे परफॉर्म की जाती है। इसकी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवा दो, तो ये आ गया 1/2, ये 1, 0, 0, 1/2, 3/2। और इसके बाद यहाँ पे ऊपर जीरो बनाना है, तो हमें माइनस इसको 2 से डिवाइड करवा के, -2 से डिवाइड करवा के इसमें ऐड करवा देते हैं। तो -2 से डिवाइड करवा के ऐड कराएंगे तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ -2 से डिवाइड करवाया तो ये आ गया -1/2। -1/2 +1 कितना आ जाएगा? हाफ। और यहाँ पे अब ऐड करवाएंगे, ये क्या फर्क पड़ेगा? -1, 1 ऐसे ही रहेगा। और इसको -2 से डिवाइड करवाया तो -1/2 हो जाएगा ये ऊपर। और यहाँ से -2 से डिवाइड करवाया तो -3/2 +2। तो ये आएगा 2, और ये -3 +4 कितना बन जाएगा? ये 1। और ऊपर भी हमें ज़ीरो करना है, तो ऊपर ज़ीरो करने के लिए क्या करेंगे? इसको R2 को किससे डिवाइड करवाएं? -2 से डिवाइड करवाएं, बल्कि सॉरी 2 से डिवाइड करवाएं, और 302 से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करवा देंगे R1 में। R3 को, सॉरी R3 ये थर्ड रो है ना, थर्ड रो को 302/2 से मल्टीप्लाई करवा के ऊपर ऐड करवा देंगे, तो ये जो है आपके पास जीरो बन जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह बनेगा ना, 302 से अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे 2 को, तो ये 302 बन जाएगा, और 302 आपस में ऐड होंगे तो ये हो जाएगा जीरो। तो अब ये काम यहाँ भी करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 1302/2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया और प्लस करवा दिया 201 के अंदर, तो ये कितना बन जाएगा? एलसीएम लेंगे इसका 2302 माइनस, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 402 हो जाएगा। और ये कितना बन गया? 100, माइनस का 100, माइनस का 100 आ जाएगा, ओवर 2 50 जाएगा, -50। ठीक है बेटा। और ये यहाँ क्या आएगा? -100 ही रहेगा, ये ज़ीरो ही रहेगा। और ये क्या आ जाएगा आपके पास? जब 302 से अप्लाई करवाया तो ये 302/2 हो जाएगा। इसका 302/2 कितना होता है? ये इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितना बनेगा? 151, राइट। और इसके बाद जो है यहाँ पे क्या बनेगा? जब इसको मैंने 302/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और माइनस का 500 कर देंगे इसमें से, तो ये बन जाएगा आपके पास 2। एलसीएम लिया इसका, ठीक है, ये बन जाएगा 906 माइनस का, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1000। और ये कितना बन जाएगा? 94/2। 94/2 का मतलब कितना हो जाएगा? ये 47, तो माइनस का 47 आएगा, -47। ये आ गया आपके पास पहली एडिशन में। अभी देखो एक आर्टिफिशियल वेरिएबल मौजूद है, ये कॉलम किसका है? x1 का कॉलम है बेटा, ये x2 का कॉलम है, ये x3 का कॉलम है, ये r1 का कॉलम है, ये r2 का कॉलम है। अभी आपके पास एक आर्टिफिशियल वेरिएबल मौजूद है। अच्छा, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल R2 अब निकल गया यहाँ बेसिस से। जब R2 बेसिस से निकल गया तो इसके कॉलम को हम रिमूव कर सकते हैं। यू कैन एलिमिनेट इट। इसको रिमूव कर सकते हो आप चाहो तो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो बेसिस से निकल जाता है वेरिएबल, उसके कॉलम को हम रिमूव कर देते हैं उसी वक्त, हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। अब जब ये आ गया, तो अब इसके अंदर आप आउटगोइंग वेरिएबल निकालना है, तो मोस्ट नेगेटिव कोफिशिएंट कौन सा है भाई? अच्छा एक मिनट, ये एक्स
में 100 -100 कैसे हो गया, +100 आएगा ना x3 में। ये +100 आएगा, माइनस नहीं आएगा। अच्छा, अब इसके अंदर इनकमिंग वेरिएबल कौन सा होगा बेटा, इसमें x1 होगा इनकमिंग वेरिएबल। इसमें इसके मोस्ट नेगेटिव कोफिशिएंट ये है। ठीक है, इनकमिंग वेरिएबल x1 हो गया। अब रेशोज निकालेंगे। रेशो कितनी आ रही है इसकी, 1 आ रही है। इसकी रेशो कितनी आ रही है, 3/2 डिवाइड बाई 1/2, कितने आ रहे हैं, 3। तो मिनिमम रेशो कहाँ पे आ रही है, इधर आ रही है। तो इसका मतलब ये आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा होगा इस केस में, R1। R1 इसका आउटगोइंग वेरिएबल हो गया। तो हम इसके अंदर पिवट करवा देंगे इस जगह में। तो जब इसको आप हाफ से डिवाइड, बेसिक वेरिएबल का इनकमिंग वेरिएबल होगा x1, तो x1 किसकी जगह पे आ जाएगा, R1 की जगह आ जाएगा। और ये x2 हो जाएगा। ठीक है, x1 R1 की जगह पे आ गया। और यहाँ पे इसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये बन जाएगा 1, 0, -2, 2 एंड 1। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। और फिर इसके नीचे 0 करना है, तो हम क्या करें, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके, इस इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा के इस इक्वेशन में ऐड करवा दिया। तो ये बन जाएगा 0, ये आएगा 1। ये -1 को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 हो गया 1। और ये आएगा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। और इसको माइनस हाफ +3/2 कितना आ गया, 1 आ गया। याद रखें, हम पिवट रो के मल्टीपल को दूसरी रो में ऐड करवाते हैं, किसी दूसरी रो का मल्टीपल नहीं लेते। अगर यहाँ पे कोई ये सोचे कि मैं R3 को जो है -1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और प्लस करता हूँ R2, तो R2 को मैं इसमें ऐड करवाना चाहता हूँ। मतलब ये R1 का मतलब, ये R2 जो है ना सेकंड रो है। ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल का R है, ये रो का R है, ये अलग अलग चीज़ है। तो मैं आगे इस तरह से करूँगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये जो है ना, ये रो नंबर है। ये जो R लिखा हुआ है, ये रो नंबर के लिहाज से लिखा हुआ है। और ये R जो है, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल का नंबर है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ मैं। हम्म। तो इस जो रो में आप किसी और रो में अगर ऐड कर रहे हैं, तो उस रो का मल्टीपल नहीं लेना है, ये नहीं करेंगे आप मल्टीपल लोगे किसका, पिवट रो का। हमेशा पिवट रो के मल्टीपल को दूसरी रो में ऐड करवाओगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करवाना, ऐड करवाना। इस रो का मल्टीपल नेगेटिव ले लो बेशक, लेकिन इसको दूसरी रो में आप हमेशा ऐड करवाओगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करवाओगे। तो अब ये जो है, ऊपर ये आपके पास ऊपर 0 करना है, तो क्या करेंगे हम ये कहते हैं सेकेंड रो को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, रो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं अब रो 2 लिख रहा हूँ पूरा, ठीक है। प्लस कर देंगे रो 1 में, रो 1 में ऐड करवा दो 100 से मल्टीप्लाई करवा के। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाओगे, कितना बन जाएगा, 50। 50 -50 कितना हो जाएगा, 0। ये 0 हो गया। और ये जो है 100 से मल्टीप्लाई करवाया, तो -100 +100 0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 100 से मल्टीप्लाई करवा के ऊपर ऐड करवा दिया, तो ये 100 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, 50। 50 और माइनस ये आएगा 3। राइट, 50, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 50 हो गया, 50 और -47 3 आ गया। अब देखो इसके अंदर आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल निकल चुका है, ये वाला, इसको भी निकाल दो, रिमूव कर दो। इसको भी रिमूव कर देंगे, इस कॉलम को भी। अब आप ये देखो कि ये जो प्रॉब्लम आई है, इसके अंदर मेरे ख्याल में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है ना, मिस्टेक तो नहीं चल रही है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास z की वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है। और x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 1 आ गई है। राइट। तो ये आपका, और ये z आपका ऑप्टिमल भी है, इसमें कोई नेगेटिव एलिमेंट है z के अंदर, कोई नेगेटिव एलिमेंट नहीं है z में। ठीक है, z में से सब चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं। z में कोई नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, सारे के सारे 0 आ गए इत्तेफाक से। वैसे जनरली होता नहीं है ऐसा, सारे के सारे 0 आए। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। x2 की वैल्यू आ गई 1। और z की वैल्यू आ गई 3। ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया, क्योंकि ऑप्टिमलिटी अचीव हो गई इत्तेफाक से। हमारे पास जैसे ही आर्टिफिशियल वेरिएबल निकले हैं दोनों R1 और R2, उसी वक्त ऑप्टिमलिटी भी अचीव हो गई।
लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, ऑप्टिमलिटी मिलना लाजमी नहीं है। तो इसके बाद भी फर्दर स्टेप हमें करने पड़ जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम में ऐसा ही हुआ है कि ऑप्टिमलिटी उसी वक्त अचीव हो गई है। तो देखें इस प्रॉब्लम के अंदर चेक कर लेते हैं, इसके अंदर x1 x2 की वैल्यू पे z की वैल्यू 3 आ रही है। इसमें z के अंदर रख के देखें, इसके अंदर कोफिशिएंट जो है, अगर मैं x1 और x2 रखता हूँ, x1 की जगह 1 और z की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप लोगों के? तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें ये सोल्यूशन जो है यूनिक नहीं है, इसके अलावा एक और सोल्यूशन भी मौजूद है। वो कैसे पता चल गया मुझे? कि इस में आप इस ये ऑप्टिमल टेबल है ना भाई, सिंपलेक्स की। और ऑप्टिमल टेबल के अंदर देखो, यहाँ पे ऊपर जीरो कोफिशिएंट आ रहा है। तो और ये नॉन बेसिक कॉलम है। ये कॉलम कौन सा, x1 का कॉलम था, ये x2 का है, ये x3 का। तो ये दोनों तो बेसिक कॉलम है, बेसिक कॉलम में तो जीरो होता ही होता है। लेकिन ये x3 जो है ना, नॉन बेसिक वेरिएबल था, बेसिक में नहीं है, नॉन बेसिक वेरिएबल है, लेकिन इसका कोफिशिएंट भी क्या आ गया है, जीरो आ गया है। इसका मतलब है कि इसके अलावा एक और ऑप्टिमल भी मौजूद है जो मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। वो कैसे फाइंड होगा दूसरा ऑप्टिमल? मैं इस x3 को इनकमिंग वेरिएबल बना दूँ, तो एक दूसरा ऑप्टिमल भी वेरिएबल सोल्यूशन निकल सकता है। ठीक है, लेकिन अभी हमारा इस वीडियो का स्कोप जो है मल्टी दूसरा ऑप्टिमल निकालना नहीं था। इस वीडियो का स्कोप में क्या था, हमें इसको एम टेक्निक से सॉल्व करना था। लेकिन अगर इसका मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालवाना है आपको दूसरा, वो भी फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस कॉलम पे पिवट करवा सकता हूँ। ये एक्स्ट्रा पिवट है दूसरा ऑप्टिमल निकालने के लिए। और फिर एशो टेस्ट लगाऊंगा तो एशो टेस्ट, इसकी एशो नहीं निकलेगी, 1/-2 एशो नहीं निकालेंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर आ गया है। सेम पॉजिटिव की एशो निकालते हैं, ये एशो 1 आ गई। इसके अलावा पिवटिंग कहाँ पे होगी, इधर होगी। अगर इस रो पे पिवट करवा दूं, x3 इनकमिंग होगा और x2 आउटगोइंग होगा, तो एक और ऑप्टिमल आ जाएगा इस प्रॉब्लम का। और वो भी क्या होगा, सेम z की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अच्छा बेटा, ये हो गया z। अब यहाँ पे x1 तो अपनी जगह वैसे ही रहेगा, x2 ये क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसको 1 बनाना था, 1 तो ऑलरेडी मौजूद है, 0 1 1। और ये आपके पास 1 आ गया। ठीक है, मैंने दूसरे कॉलम नहीं लिखे बीच के, ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके ऊपर करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के ऊपर वाली इक्वेशन में ऐड करवा दो, तो ये 2 हो जाएगा। और ये आएगा 1। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें ऐड करा दिया, 3 आ गया। और ये ऊपर वाली रो पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी जीरो मौजूद है पहले से। तो ये आपके पास ये भी ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया बेटा। देखो इसमें भी z के अंदर कोई भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं आ रहा, कोई भी इनकमिंग वेरिएबल मौजूद नहीं है कैंडिडेट के लिए। हमें पता है कि मोस्ट अगर नेगेटिव होगा तो हम उसे इनकमिंग बनाते हैं आगे मैक्सिमाइज का, क्योंकि z क्या था, मैक्सिमाइज का था। तो यहाँ से सोल्यूशन क्या आया, x1 = 3, x2 = 0 क्यों, x2 नॉन बेसिक है, और x3 = 1। और z की वैल्यू कितनी आ गई है, z की वैल्यू 3 आ गई है। लेकिन x3 क्योंकि हमारा अपना वेरिएबल था और ये सरप्लस वेरिएबल था बेसिकली, तो हमें इसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सरप्लस वेरिएबल को तो हमने बाद में ऐड किया था ना। तो ओरिजिनल सोल्यूशन वो ये है, 3, 0। ये भी सोल्यूशन आ गया आपके पास, और एक सोल्यूशन ये आ गया। ये मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन है, अनदर ऑप्टिमल सोल्यूशन। राइट, तो ये हमने क्या किया है, इस प्रॉब्लम को एम टेक्निक से सॉल्व किया है। तो सोल्यूशन प्रोसीजर सेम ही होता है बेटा। कोई भी टेक्निक हो उसके अंदर आप जहाँ जहाँ जिस जिस इक्वेशन में ज़रूरत है बेसिक वेरिएबल की, वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे बेसिक वेरिएबल को। और उसकी पेनल्टी, उसको सेक्रीफाइस के तौर पे हम जो है इसकी ना पेनल्टी कहेंगे इसको। अब इसको वोगेल मेथड मेथड की पेनल्टी से कंपेयर मत करना, वोगेल मेथड अलग चीज़ है, वो ट्रांसपोर्टेशन मेथड का था। ये जो है ना, मैं इसकी पेनल्टी के तौर पे हम यहाँ माइनस करवाएंगे ऊपर R1 और R2 को, विद m कोफिशिएंट। m की वैल्यू 100 ले लिया और फिर से सॉल्व हो जाएगा। तो ये बेटा हमने सॉल्व किया था एम टेक्निक से। अब इसी प्रॉब्लम को अगर टू फेज टेक्निक से सॉल्व करना है तो टू फेज टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हो आप। अब टू फेज टेक्निक में आपके पास जो था ये वाला लीनियर प्रोग्राम बना था ना, इस लीनियर प्रोग्राम को सॉल्व करना है। तो अब इसको टू फेज टेक्निक से सॉल्व करना होगा। चलो मेरे ख्याल में टू फेज टेक्निक को इस वीडियो में बताना अभी कुछ ज़्यादा हो जाएगा। अभी आप लोग एम टेक्निक की प्रैक्टिस करो, और एम टेक्निक से जब कर लोगे पूरा तो उसके बाद टू फेज टेक्निक की मैं वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो एम टेक्निक में एक और एग्जांपल कर लेते हैं एम टेक्निक की। एक एग्जाम्पल करवाया था ताकि आप लोगों को एक और आइडिया हो जाए। अब मैं लेता हूँ मिनिमाइज का ऑब्जेक्टिव लेता हूँ, मिनिमाइज का एग्जाम्पल नंबर 2।
मिनिमाइज जेड इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2, ठीक है, सिंपल सा ये ले लिया मैंने। और सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, और x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 4। ये प्रॉब्लम मिल गया, ठीक है। और x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो इसके अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मिनिमाइज की प्रॉब्लम है। मिनिमाइज z इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2, सब्जेक्ट टू, अब ये x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 4 बन जाएगा। इसमें सेलेक्ट वेरिएबल ऐड कर दिया मैंने, और यहाँ पे x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है पहले तो, इज इक्वल्स टू, अच्छा ये ऊपर 3 था, सॉरी, ये 3 आ गया। अब इसके बाद जो है ये x1 कॉमा x2 कॉमा x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में बेसिक वेरिएबल ढूंढना है। पहली इक्वेशन के अंदर बेसिक वेरिएबल किसको लें, कोई वेरिएबल है जो बेसिक वेरिएबल बन सकता है? तो x1 x2 x3 ऑप्शन 1 है बेटा, और देखो बाकी सब में 0 है, किसी और इक्वेशन में नहीं आ रहा है x3, और कोएफिशिएंट भी 1 आ गया है, और x3 की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आ रही है। तो बेसिक वेरिएबल के लिए ये भी जरूरी है कि उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही हो। अगर नेगेटिव वैल्यू वैल्यू आ रही होगी तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा बेसिक वेरिएबल वो। तो x3 कुड बी टेकन एज ए बेसिक वेरिएबल इन द फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें कोई सरप्लस वेरिएबल, सॉरी, आर्टिफिशियल वेरिएबल डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो ऐसी ही रहेगी, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3। बेसिक वेरिएबल पहली इक्वेशन में तो मिल गया। दूसरी इक्वेशन के अंदर बेसिक वेरिएबल नहीं मिल रहा, क्योंकि x1 और x2 दोनों जो है बाकी इक्वेशन में मौजूद हैं, और इनके कोएफिशिएंट 1 भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, दूसरी इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल ऐड करूँगा अपने पास से, इज इक्वल टू 4। और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइज का है, x1 प्लस 2x2। अब यहाँ पे मैं क्योंकि एम टेक्निक के जरिए जो है ना फॉर्मुलेट करने जा रहा हूँ इस प्रॉब्लम को, तो मैं क्या करूँगा, माइनस का, ये मिनिमाइज का ऑब्जेक्टिव है तो इसमें प्लस करवाते हैं बेटा, याद रखो। मिनिमाइज का ऑब्जेक्टिव है इसमें प्लस करवाते हैं, मैक्सिमाइज का ऑब्जेक्टिव होता है माइनस करवाते हैं। और प्लस कर देंगे 100 R1, R1 का 100 कोफिशिएंट को मैंने प्लस करवा दिया, ठीक है। और x1 इज ग्रेटर देन x1, x2, x3, R1 और ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। और अगर R1 निकल गया बेसिस से बाहर, R1 बेसिस से निकलने में कामयाब हो गया, तो इसका मतलब है कि हम ऑप्टिमल सोल्यूशन में पहुंच सकेंगे, अदरवाइज तो नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये चलो खैर बाद में बात करता हूँ। अभी हम, आप बेसिक मेथड सीख लो यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या है। अच्छा, यहाँ से अब R1 को ऑब्जेक्टिव में से रिमूव करना, तो R1 की वैल्यू निकालो। R1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 माइनस x1 माइनस 2x2। ये उठा के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख दो। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन जाएगा, मिनिमाइज z इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2 प्लस 100 × 4 माइनस x1 माइनस 2x2। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, -100 और +1 कितना बनेगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 99 x1। और ये कितना आएगा, -200 और +2, तो ये कितना आएगा, माइनस का 198 x2। और ये आएगा प्लस का 400। ये मिनिमाइज का z हो गया, ठीक है। अब इसको हम उधर शिफ्ट करके लिखते थे, मिनिमाइज, ये वेरिएबल्स को उधर शिफ्ट कर दो, +99 x1 +198 x2 इज इक्वल टू 400। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, सिंप्लीफाइड ऑब्जेक्टिव, जिसमें से R1 R2 का मैंने रिमूव कर दिया है। अब ये प्रॉब्लम हमारे पास फाइनली बन गई, मिनिमाइज z इज इक्वल टू, मिनिमाइज z प्लस 99 x1। फाइनल मॉडल लिख रहा हूँ मैं ताकि हमें टेबल बनाने में आसानी रहे। और सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3, x1 प्लस 2x1 प्लस R1 इज इक्वल टू 4।
और उसके बाद x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये फाइनल मॉडल बना। अब इसको यानी टू फेस एम टेक्निक से हमने फाइनल इसका बना लिया है। और अब क्या करेंगे, अब इसका मैट्रिक्स बनाएंगे और इसके अंदर लिख लेंगे ये ऊपर मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू, हाँ भाई कितना आएगा 99, x1 का कॉलम आएगा, यहाँ पर x2 का कॉलम आएगा, x3 का कॉलम आएगा, r1 का कॉलम आएगा और ये b। राइट, ठीक है। ठीक है। और अब जो है इसमें 99, 198, 0, 0 और यहाँ पे आएगा 400। यहाँ पे अच्छा आपके पास इसी क्वेश्चन में 1, 1, 1 और 0, 3 और यहाँ पे क्या आएगा 1, 2, 0, 1 एंड 4। अब देखो हर इक्वेशन में बेसिक वेरिएबल ढूंढो। सेकंड इक्वेशन में बेसिक वेरिएबल क्या है, x3 है। और तीसरी इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में बेसिक वेरिएबल x3 था और तीसरी इक्वेशन का बेसिक वेरिएबल r1 है। q1 0 0 कॉलम है, ठीक है, वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है। तो ये बेसिक वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिए था पहले ही, इसलिए हमें हिसाब से बेसिक वेरिएबल मिल गया था। और अब यहाँ पे हम देखेंगे इनकमिंग वेरिएबल कौन सा। अब ये मिनिमाइज का ऑब्जेक्टिव है बेटा, मिनिमाइज का ऑब्जेक्टिव में क्या कहते हैं, हम मोस्ट पॉजिटिव पे पिवट करवाते हैं। तो इसमें मोस्ट पॉजिटिव कौन सा है, ये है। मैक्सिमाइज में मोस्ट नेगेटिव पे करवाते हैं, मिनिमाइज में मोस्ट पॉजिटिव पे करवाते हैं। उसकी लॉजिक तो आप लोगों को पता ही होगी कि क्यों करवाते हैं, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। और अगर चाहे तो सिंपलेक्स मेथड देख लीजिएगा लेक्चर। अब ये रेशो निकालेंगे, रेशो कितनी आएगी 3/1 और ये 4/2। तो रेशो मिनिमम ये आ गई। अच्छा इसमें नेगेटिव नंबर्स की रेशो नहीं लेते बेटा, और रेशो मिनिमम ही लेगी, चाहे मिनिमाइज की प्रॉब्लम हो चाहे मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम हो, रेशो हमेशा मिनिमम ही निकालते हैं। रेशो में मैक्सिमम मत निकालना, मिनिमम ही निकालना है। और नेगेटिव नंबर्स की रेशो नहीं निकालते, रेशो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स की रेशो निकालते हैं। तो अब क्या बन जाएगा ये आउटगोइंग वेरिएबल हो गया। ठीक है, इधर पिवट करवा देते हैं। हाँ भाई इसको आप इसको 1 बनाना है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे इस रो को। तो ये आएगा 1, 0, हाफ एंड 2। ठीक है, 2 से डिवाइड करवा दिया। अब उसके बाद ऊपर 0 करना है तो क्या करो, उसको -2 से डिवाइड करा के ऊपर ऐड करवा दो, 0 हो जाएगा। ये -2 से डिवाइड किया तो माइनस हाफ प्लस 1 कितना आएगा, हाफ। और ये 1 ही रहेगा, ये -हाफ आ जाएगा ऊपर। और ये इसको -2 से डिवाइड करवाया तो ये आएगा -2। -2 प्लस 3 कितना आ गया, 1। ठीक है, इसको -2 से डिवाइड करवा के सेकंड रो में ऐड करवा दिया। अच्छा मैं देखो ऐड ही करवाया है हमेशा। अगर माइनस करवाना नहीं है तो -2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है, डिवाइड करवाते हैं जो भी है। अच्छा ऊपर जो है यहाँ पे करना है तो क्या करेंगे, इधर 0 करना है। तो इस रो को, मतलब ये रो नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस का 198/2 से मल्टीप्लाई करें और प्लस कर दें रो नंबर 1 में। ठीक, तो पे 0 बन जाएगा। या फिर यूं कर सकते हैं 99 से मल्टीप्लाई करवा के, इसको आसान अल्फाज में कहें तो 99 से रो 3 को मल्टीप्लाई करवाएं प्लस कर दें रो 1 में। तो 99 का जब करें -98 और ऊपर कैंसिल होएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको -99 से मल्टीप्लाई करवा के ऊपर ऐड करवा दिया, 0 आ गया। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों के। और यहाँ पे आपके पास 0 हो गया और ये कितना आएगा माइनस का 99। और यहाँ पे कितना आएगा, -99 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 400 को तो -99 से इसको मल्टीप्लाई करवाया 400 को तो कितना बन जाएगा ये, 4 से मल्टीप्लाई करवाया ना। तो -198 और ये 396, 396 माइनस का 396 और प्लस ये 4 आ गया। ठीक है बेटा। और ये जो है आपके पास इसके अंदर ये वाला कॉलम जो है हम omit कर देते हैं, क्योंकि ये R1 है, कॉलम है R1 तो बेसिस से निकल गया ना। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है,
ये R1 है। तो R1 बेसिस से निकल चुका है, इसको रिमूव कर दे इस कॉलम को, क्योंकि R1 बेसिक में है ही नहीं अब जो बेसिक वेरिएबल आपके पास क्या है, Z मिनिमाइज का, यहाँ पे X3 है, और यहाँ पे X2 आ चुका है बेसिस के अंदर। ये R1 की जगह X2 आ जाएगा बेसिक वेरिएबल, ये बन जाएंगे। अब यहाँ से आप देखो कि ये आपके पास इसमें इनकमिंग वेरिएबल कोई है। अच्छा, ये सब जीरो बना लाजमी नहीं होता बेटा, इत्तेफाक से जीरो बन रहा है, क्योंकि मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम, जितनी प्रॉब्लम मैंने उठाई दोनों प्रॉब्लम में मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं। इस वजह से ये पूरा ऑब्जेक्टिव में जेड कोफिशिएंट जीरो आ गए हैं। वरना जनरली यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ आता है, नॉन बेसिक वेरिएबल कॉलम में कुछ ना कुछ होता है। लेकिन अभी यहाँ पे इस केस में नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्टिमल वाला केस आ रहा है दोबारा से। इत्तेफाक की बात, दोनों प्रॉब्लम में ऐसे ही हुआ है। तो ये आपके पास सोल्यूशन क्या निकला भाई, X2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। X1 नॉन बेसिक है, इसलिए X1 की वैल्यू 0 हो गई। और Z की वैल्यू क्या आ गई, Z की वैल्यू 4 आ गई है। ये सोल्यूशन आ गया इसका। और इधर मल्टीपल ऑप्टिमल एग्जिस्ट करता है, मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट। और यू कैन फाइंड बाय परफॉर्मिंग मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑन दिस कॉलम। X1 को अगर इनकमिंग, ये नॉन बेसिक वेरिएबल था, इसके कोफिशिएंट 0 आ गया है, तो ये इंडिकेशन है मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन की। यहाँ अगर पिवट परफॉर्म करता हूँ मैं और रेशो निकालता हूँ, तो ये कितनी आएगी, 2, और ये रेशो कितनी आएगी, 1। नहीं, ये 4 आ जाएगी, ये 4 हो जाएगी रेशो। तो मिनिमम रेशो ये आ गई। तो इधर अगर आप लिविंग वेरिएबल बनाओगे X3 को, उसके X1 को इनकमिंग रखोगे, तो एक और सोल्यूशन आ जाएगा, उसमें भी Z की वैल्यू 4 ही होगी, और वो भी ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। हाँ बेटा, समझ में आ गया आपको एम टेक्निक क्या होती है। तो एम टेक्निक के मैंने 2 एग्जाम्पल सॉल्व करवा दी यहाँ पर, और दोनों में वहाँ से मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया, लेकिन ऐसा होना लाजमी नहीं है हमेशा। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं बाद में 2 फेस की टेक्निक की वीडियो भी डाल दूंगा। अल्लाह हाफिज़।